हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन। स्वागत है आप सभी का वेदांत क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और हम जो कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर में हमने 3 क्लासेस तक कंप्लीट कर लिया है। और तीसरी क्लास में हमने देखा था कि स्पीड और कार्य क्षमता के आधार पे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो जो लास्ट चल रहा था वो चल रहा था हमारा सुपर कंप्यूटर के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो आज वही से हम कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा जो हमारा सुपर कंप्यूटर का बाकी रह गया है वो थोड़ा हम देख लेते हैं, और उसके बाद हम आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आपका लगभग पहला टॉपिक जो है वो कंप्लीट होने आया ही है, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, सुपर कंप्यूटर के बारे में जो कुछ दो दो मैंने कहा भी था आपको कि कुछ बाकी रह गया है, उसको हम जरूर यहाँ पे पढ़ लेंगे, ठीक है। ताकि कोई भी चीज़ें जो है वो आपकी छूटे नहीं, ठीक है। चलिए, अब देखो सुपर कंप्यूटर के बारे में क्या क्या पढ़ना है हमें। भारत में सुपर कंप्यूटर भारत में परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण सीडेक कंपनी। अब सीडेक के फुल फॉर्म पे क्वेश्चन आते हैं, पुराने एग्जाम पेपर आप उठा के देखना, ठीक है, उनमें भी ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो सीडेक की फुल फॉर्म होती है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर, ठीक है। तो सीडेक कंपनी के द्वारा परम 8000 सबसे पहला जो कंप्यूटर बनाया गया था ना सुपर कंप्यूटर भारत का, वो कौन सा था भाई? परम 8000 था, ठीक। चलिए, पुणे द्वारा किया जाता है भाई। ये सीडे कंपनी कहाँ है? सीडे कंपनी है पुणे में, ठीक है। चलिए, परम 8000 सीडेक द्वारा विकसित पहला सुपर कंप्यूटर था, जिसका निर्माण 1991 1991 में किया गया था, ठीक है। और किसने किया था? तो मैंने आपको बताया था कि पांडुरंग विजय पांडुरंग पांडुरंग भटनागर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास। अनुपम सीरीज, देखो ये तो परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर थे। एक सुपर कंप्यूटर में हम बात करें तो अनुपम सीरीज का भी सुपर कंप्यूटर है, का विकास वार्क वार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च मुंबई द्वारा किया गया है। तो ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको ये चीज थोड़ी बहुत ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखोगे, पेस क्या होता है? पेस किसे कहेंगे भैया ना? प्रोसेसर फॉर प्रोसेसर फॉर एरोडायनामिक कंप्यूटेशंस एंड इवोल्यूशन सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण अनुराग यानी कि एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप हैदराबाद द्वारा डीआरडीओ के लिए किया गया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए किया गया है पेस वाले जो सुपर कंप्यूटर। चलिए, सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर का विकास नाल बेंगलुरु द्वारा 1980 में किया गया था, ठीक है। तो इसके लिए तो देखो बेसिक आपको बस मैंने दो ही बता दिए। आप एक विश्व का पहला कंप्यूटर याद रखिए। विश्व का पहला कंप्यूटर आप सभी को पता है TDC 6600 है, ठीक है। और यही इसी को क्या कहा जाता है? क्रेव वन ये याद रखिए। और परम 8000 रखिए, परम 8000 को याद रखिए। चलिए, और सबसे तेज गति से चलने वाला जो है वो है जापान का फुकाकू। जापान द्वारा विकसित फुकाकू जो है वो सबसे तेज स्पीड वाला जो है वो है सुपर कंप्यूटर है फुकाकू। पहला तेज स्पीड वाला सुपर कंप्यूटर है फुकाकू, जो किसने किसने बनाया था भाई? जापान वासियों ने। ठीक है, ये तीन चीजें, ये तीन तो आपको याद रखनी ही है, ठीक है। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, स्मार्ट वॉच क्या होती है? स्मार्ट वॉच है ना, ये भाई हम पढ़ रहे हैं किसके अंदर है? ये हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो भाई हमने जैसे जनरल पर्पस कंप्यूटर पढ़ा, सामान्य उद्देश्य वाले है ना कंप्यूटर पढ़े, विशिष्ट वाले। तो यहाँ पर एक स्मार्ट वॉच के बारे में भी आपको जानना जरूरी है कि भाई ये स्मार्ट वॉच है जो वो किस टाइप से किस प्रकार की मशीन है या किस प्रकार के कंप्यूटर का एक रूप है ना। एक स्मार्ट वॉच या वॉच फोन हाथ में पहने जाने वाला आधुनिक कंप्यूटर है। इसमें मोबाइल फोन की तरह सभी सुविधाएं होती है, कॉल करना, मैसेज भेजना, प्राप्त करना, मीटिंग रिमाइंडर्स, खेल खेलना, GPS द्वारा निर्देश ज्ञान होना इत्यादि। मतलब भाई सबने स्मार्ट वॉच, आजकल अगर मैं बात करूँ तो हर व्यक्ति के हाथ में आपको स्मार्ट वॉच देख, लेकिन लगभग है ना, ठीक है। तो स्मार्ट वॉच के बारे में सभी जानते हैं। बाजार में आपको विभिन्न कंपनियों की स्मार्ट वॉच उपलब्ध है। एप्पल की एप्पल वॉच, सैमसंग की गियर सीरीज और मोटो की 3। चलो, आगे देखो। हाँ जी, अब फाइनली जो है हमारा पहला टॉपिक तो कंप्लीट हो चुका था, उसकी कुछ एक लाइनें बाकी थी जो मैंने यहाँ पे आपको करवा दी है, ठीक है। वैसे वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था, बट आपकी नॉलेज में होना जी। आज जो है हम कंप्यूटर का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। कंप्यूटर का सेकंड चैप्टर है हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर। सेकंड चैप्टर कौन सा है भाई? हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर। तो सभी को पता है कि भाई हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। कंप्यूटर के ऐसे भूभाग, कंप्यूटर के ऐसे भौतिक भाग जो इनको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो तो कहलाते हैं हार्डवेयर। जैसे आप कीबोर्ड पे बैठ के काम करते हैं तो कीबोर्ड को आप स्पर्श कर सकते हैं, उसको छू सकते हैं, और आपके सामने, आंखों के सामने पड़ा होता है ना, मतलब फिजिकल रूप से आपके सामने है।
तो कंप्यूटर के ऐसे भाग जो फिजिकल रूप से विद्यमान हो, जिनको आप देख सकते हो और छू सकते हो, वो तो होते हैं सभी हार्डवेयर। और ऐसे भूभाग जिनको आप सिर्फ देख सकते हो लेकिन छू नहीं सकते, वो होता है सॉफ्टवेयर। लाइक जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि भाई आपके हाथ में आपका मोबाइल है, अब इस मोबाइल की बॉडी को आप टच कर पा रहे हो, यानी इस मोबाइल की जो बॉडी है वो तो आपके लिए क्या है, हार्डवेयर है। अब इस मोबाइल के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, जैसे भाई आपने यूट्यूब खोला है या किसी को मैसेज सेंड कर रहे हो, तो इसके अंदर जो कुछ भी चल रहा है उसको सिर्फ आप देख सकते हो लेकिन उसको छू नहीं सकते। अब आप ये मत कहना कि भाई मैम इस पे हमें ना स्क्रीन से ही तो टच करके इस पे को काम करते हैं। अरे भाई स्क्रीन टच कर रहे हो तो वो इस बॉडी पे कर रहे हो, उसके अंदर की तरफ नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो जो इसके अंदर चल रहा है वो क्या है भाई, आपका मोबाइल कैसे काम कर पा रहा है, सॉफ्टवेयर के कारण काम कर पा रहा है। किसके कारण, सॉफ्टवेयर के कारण। अगर इस मोबाइल में सॉफ्टवेयर नहीं होता तो आपका ये मोबाइल तो सिर्फ एक खाली डब्बा है, ये काम कहीं नहीं है, ठीक है। तो हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, समझ में आया, ठीक है। चलिए, हार्डवेयर ऐसे भूभाग, हार्डवेयर की बात करें कंप्यूटर में, भाई कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो मेनली आपका ये कंप्यूटर जो है इन्हीं दो भागों का मिला जुला रूप है, या हम कहते हैं कि इन्हीं दो भाग से मिलकर बना है। वो दो भाग कौन कौन से हैं कंप्यूटर के, अगर दो भाग की बात की जाए तो एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। हार्डवेयर की बात की जाए तो भाई हार्डवेयर ऐसे भूभाग जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, ठीक है, और जो फिजिकली रूप से मतलब अवेलेबल होंगे वो तो होंगे हार्डवेयर, ठीक है। चलिए, अब हार्डवेयर में एक चीज ध्यान रखना कि भाई आपने इसके लिए बोला है कि देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। तो भौतिक रूप से विद्यमान भी हो, हार्डवेयर की बात कर रहे हैं हम, भौतिक रूप से विद्यमान है। अब हार्डवेयर होते कौन कौन से, तो लाइक जितनी भी हमारी इनपुट डिवाइस है, कंप्यूटर की जितनी भी इनपुट डिवाइसेस होती है वो सभी की सभी किस में आएगी, हार्डवेयर में आएगी, ठीक है। कंप्यूटर की जितनी भी आउटपुट डिवाइस है वो सभी आउटपुट डिवाइस भी किस में आएगी, वो भी हार्डवेयर में आएगी। कंप्यूटर की जितनी भी प्रोसेसिंग डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस लाइक सीपीयू हो गया, तो वो भी किस में आएगा भाई, हार्डवेयर में आएगा, ठीक है। जो हम कंप्यूटर के पास पड़ा हुआ जो वो बॉक्स होता है उसको हम सीपीयू कहते हैं ना, ठीक है। एक्चुअल में सीपीयू वो है नहीं, उसके अंदर मदरबोर्ड होती है, वहां पर सीपीयू लगा होता है, लेकिन हम उस पूरे बॉक्स को ही क्या बोलते हैं कि भाई वो सीपीयू है ना। तो प्रोसेसिंग डिवाइस सीपीयू हो गया, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो जो जैसे कि मेमोरी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, जितनी भी सेकेंडरी मेमोरी होगी जैसे सीडी, डीवीडी, है ना, फ्लॉपी डिस्क, इनको आप हाथ से छू के देख सकते हो, है ना। और ये फिजिकल रूप से बनी हुई होती है, तो ये फिजिकल कंपोनेंट है, तो ये क्या होगी भाई, हार्डवेयर होगी, ठीक है। तो हार्डवेयर में देखो हमें क्या क्या पढ़ना है इस टॉपिक के अकॉर्डिंग। पहली चीज तो हार्डवेयर तो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, यहाँ आप लिख सकते हो कि भाई एक हार्डवेयर भौतिक रूप से विद्यमान होते हैं, जिन्हें जिन्हें देख वे ये देख वे सकते हैं, ये देख वे, ये होते हैं हार्डवेयर। और बात करें हम सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं भाई, सॉफ्टवेयर भौतिक रूप से विद्यमान नहीं होते हैं, भौतिक रूप से विद्यमान नहीं होते हैं, इसका मतलब इसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, इसे हम देख सकते हैं लेकिन नहीं सकते। तो वो होते हैं आपके, होते हैं भाई सॉफ्ट। चलिए, अब देखिएगा हार्डवेयर में हमें क्या क्या पढ़ना है। हार्डवेयर में हमें पढ़ना है सारी इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ना है, सारी आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ना है, प्रोसेसिंग डिवाइस के पढ़ना है और स्टोरेज डिवाइस के बारे में पढ़ना है। यानी ये सभी की सभी सभी इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, ये सभी क्या होती है, हार्डवेयर होती है, ठीक है। और इधर बात करें हम सॉफ्टवेयर की, तो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये कंप्यूटर में पहले से क्या होता है भाई, इनबिल्ड होता है, कंप्यूटर में लगा होता है। मैंने कहा ना कि अभी ये मोबाइल आपका काम कैसे करता है, क्योंकि इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता तो आपका कंप्यूटर एक मतलब आपका फोन, आपका कंप्यूटर एक खाली डब्बा है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये भाई सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वेब ब्राउजर, जितने भी वेबसाइट्स को आप ओपन करते हो जिसके कारण आप वेबसाइट को मतलब सर्च करके उसके पेजेस पे नेविगेट कर सकते हो, वो सब किसके कारण पॉसिबल है, वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर के कारण। तो ये सभी सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। क्लियर हुआ यहाँ पे। तो हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया है, नया टॉपिक है हमारा कंप्यूटर का। सेकंड टॉपिक है हमारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसमें हमने पढ़ा कि हार्डवेयर किसे कहते हैं, किसी भी कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जो भौतिक रूप से विद्यमान होते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। लाइक सभी इनपुट डिवाइस, लाइक सभी आउटपुट डिवाइस, लाइक सभी प्रोसेसिंग डिवाइस और लाइक सभी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। फिर बात की हमने सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो भाई सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर को हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। इसका मतलब वो भौतिक रूप से यानी फिजिकल रूप से वो प्रेजेंट नहीं होती है हमारी आंखों के सामने, भौतिक रूप से विद्यमान नहीं होती।
और वैसे अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर होता क्या है? सॉफ्टवेयर है सेट ऑफ प्रोग्राम। ये हम पहले भी हमारी काफ़ी क्लासेस में चर्चा कर चुके हैं कि सेट ऑफ प्रोग्राम यानी कि प्रोग्रामों का समूह। प्रोग्रामों का समूह क्या कहलाता है? प्रोग्रामों का समूह कहलाता है सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामों का समूह क्या कहलाएगा भाई? प्रोग्रामों का समूह कहलाएगा सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे करके हम धीरे धीरे एक एक हार्डवेयर को पढ़ते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले लेंगे इनपुट डिवाइस को। किसको लेंगे भाई? इनपुट आउटपुट डिवाइस को। तो देखो कि अब जो है हमारा इसी टॉपिक में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वाले टॉपिक में हम सबसे पहले हार्डवेयर पढ़ रहे हैं। आपको मैं फिर से बता देती हूँ, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट हुआ है और उसमें हम जो है हार्डवेयर में जिसको हमने रखा है, हार्डवेयर में हमें ये 4 चीज़ें पढ़नी है: इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। में हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं कौन सी डिवाइस भाई? इनपुट डिवाइस। जितनी भी इनपुट डिवाइसेज हैं उनके बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिएगा, इनपुट डिवाइस मनुष्य द्वारा दिए गए डाटा तथा निर्देशों को कंप्यूटर में प्रविष्ट कराने के लिए जिन डिवाइस युक्ति यानी डिवाइस है ना, जिन डिवाइस का उपयोग किया जाता है वे सभी इनपुट डिवाइस अथवा आगम युक्तियां कहलाती है। अब देखो, इनपुट डिवाइस को हिंदी में क्या कहते हैं ये याद रखना है, ये क्या कहलाती है? आगम युक्ति। ठीक है, इनपुट डिवाइस कहलाती है। या फिर कहे कि मानवीय निर्देशों को कंप्यूटर के समझने योग्य संकेतों में परिवर्तित करने के लिए जिन युक्तियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें इनपुट या इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस आदि कुछ इनपुट डिवाइस है। अब सुनना, आपको मैंने शुरू से कहा बताया है कि जो कंप्यूटर होता है हमारा, वो सिर्फ और सिर्फ एक मशीनी भाषा को समझता है। मतलब वो मानवीय भाषा को नहीं समझता है। अब कंप्यूटर की स्वयं की भाषा कौन सी है? उसकी स्वयं की भाषा तो भाई मशीनी भाषा है ना। और मशीनी भाषा आप सभी को मालूम है, 0 और 1 वाली। मतलब कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ इसी भाषा को समझता है। और मशीनी भाषा में जो है ये 2 अंक ही काम में लिए जाते हैं, और ये 2 अंक कौन से हैं भाई? 0 और 1। अब आप जो कीबोर्ड है आपका, उस कीबोर्ड को आप देखो, उस कीबोर्ड पर तो इंग्लिश में अल्फ़ाबेट लिखे हुए होते हैं और डिजिट में मतलब नंबर लिखे हुए होते हैं, है ना? भाई आप अगर वहाँ कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करते हैं, लाइक जैसे मैंने टाइप कर दिया इंडिया, ठीक है? अब कंप्यूटर थोड़ी समझ रहा है कि भाई यहाँ जो इन्होंने टाइप किया है इंडिया, वो मुझे मॉनिटर स्क्रीन का यही दिखाना है। कंप्यूटर को नहीं समझ में आता है कि ये आई लिखा हुआ है, ये एन लिखा हुआ है, ये डी, ये आई, ये कंप्यूटर इस लैंग्वेज को नहीं समझता। ये तो हमारी मानवीय भाषा, हमने हमारे लिए इजी हो जाता है जब हम अपनी ही भाषा में किसी को निर्देश दे सके। तो कंप्यूटर को निर्देश हम दे सके, हम ज़्यादा से ज़्यादा बैठकर कंप्यूटर पे काम कर सके। तो हमने इनपुट देने के लिए क्या किया? कीबोर्ड को मानवीय भाषा के अकॉर्डिंग ही बनाया है। अब कंप्यूटर में तो ये सारी चीज़ें जाने किस में चाहिए थी? 0101, मतलब कोई फिक्स नहीं क्या कोड है, बट ये जानी इस कोड में चाहिए थी। कंप्यूटर में तो ये इस कोड के अंदर ही जानी चाहिए थी। कंप्यूटर इसी भाषा को समझता है, इसको नहीं समझता है। ठीक है, तो फिर ये काम कैसे पॉसिबल होता है? तो जो आपका कीबोर्ड है, उस कीबोर्ड की प्रत्येक की के नीचे कोड होता है जिसे कहते हैं आस्की कोड। क्या कहते हैं भाई? आस्की कोड। अब ये आस्की कोड क्या है? ये आस्की कोड है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, है ना, इंस्ट्रक्शंस कोड है। ठीक है, ये अब ये आस्की कोड होते हैं लगभग 200 होते हैं भाई, 256 तक ये आज के कोड होते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक की जो आपकी कंप्यूटर जो आपकी कीबोर्ड है, उस कीबोर्ड के प्रत्येक बटन के नीचे ये आस्की कोड होते हैं। ये आस्की कोड भी इसी कोडिंग में होते हैं, 01010 में। तो कंप्यूटर के पास आपने कुछ भी इनपुट किया हो कीबोर्ड के माध्यम से, कुछ भी टाइप किया हो, कंप्यूटर के पास तो पहुंचेगा इसी लैंग्वेज में। मतलब आपने इंडिया लिखा है ये आपको पता है, लेकिन कंप्यूटर के पास में ये इस रूप में गया है 0101। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि देखने में तो हमें इतना आसान लगता है कि हमने इधर से टाइप किया और मॉनिटर स्क्रीन पे भी हमें वही टाइप होके दिख रहा है। अब देखो कि इस काम को करने में इसके बैकएंड में कितना बड़ा मैकेनिज्म है, कितनी बड़ी प्रोसेसिंग होती है। यहाँ पे आप अपनी भाषा में टाइप कर रहे हो, कीबोर्ड उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में चेंज कर रहा है, देन कंप्यूटर के अंदर वो डाटा इनपुट हो रहा है, और कंप्यूटर में वो डाटा गया इस रूप में था तो कंप्यूटर ने प्रोसेस भी उसको इसी रूप में किया है। ठीक है, फिर आउटपुट डिवाइस क्या करती है? इस लैंग्वेज को वापस से आपके समझने योग्य यानी वापस से आपकी मानवीय भाषा में इसको क्या करता है? चेंज कर। ठीक है, तो इतना लंबा प्रोसेस होता है इस तरीके से आप कोई डाटा इनपुट करते हो और मॉनिटर स्क्रीन पे आपको चीजें दिखती है। ठीक है, तो ये पॉसिबल कैसे हो पाया? वो पॉसिबल हो पाया कि जितनी भी इनपुट डिवाइसेस थी
उन इनपुट डिवाइसेस के अंदर वो इनपुट डिवाइस बनाई ऐसी गई है कि वो क्या करे, किसी भी लैंग्वेज में आपने डाटा दिया हो उसको पहले मशीनी लैंग्वेज में चेंज करें। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से समझना, यहाँ से ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और यहाँ से आपके क्वेश्चन भी पुटअप हो सकता है कि मानवीय निर्देशों को कंप्यूटर के समझने योग्य संकेतों में परिवर्तित करने के लिए जिन युक्तियों का या डिवाइस का प्रयोग किया जाता है उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। इसका मतलब जो मैंने आपको बताया कि इनपुट डिवाइस का मेन काम क्या है, मानवीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलना। इनपुट डिवाइस कौन सी होगी भाई, फटाफट से बताइए, याद कीजिए, मानवीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलती है वो डिवाइस को क्या कहलाती है,
मेरे कीपैड का भी यूज़ करते हैं, तो ये अपने आप में एक अलग कीबोर्ड और हो गया। ठीक है, तो कीबोर्ड को हम जो है इन दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो देखो यहाँ पर तो मैंने ये रफली एक डायग्राम बना के आपको समझाया है। बाकी हमारे पास कीबोर्ड ये पिक भी है, वहाँ से हम जो है एक एक कीज और उसकी फंक्शनलिटी को पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखो। हाँ जी, इसका कार्य सबसे पहले ये जो कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड में देखो सबसे पहले मुख्य कीबोर्ड मेन कीबोर्ड या इसे कहते हैं टाइपराइटर होता है। ठीक है, ये कीबोर्ड के बाएं मध्य भाग में अंग्रेजी टाइपराइटर के समान व्यवस्थित होता है। इनमें अंग्रेजी के सभी अक्षर A to Z यानी अल्फाबेटिक होते हैं। अंक 0 से 9 तक तथा कुछ विशेष चिन्ह रहते हैं। इसे अल्फाबेट कीज तथा संख्यात्मक बटन यानी न्यूमेरिक की कहा जाता है। तो देखो, अगर कीबोर्ड की बात की जाए तो आपने देखा है कि इस कीबोर्ड में, यहाँ देखो, इस कीबोर्ड की बात की जाए तो ये लेफ्ट हैंड साइड होता है और बिल्कुल बीच में स्थित है। अब इसमें देखो, यहाँ से ए से लेके जेड तक तो ये सारी क्या होती है, अल्फाबेट कीज होती है। ये सारी क्या होती है, अल्फाबेट कीज होती है। दूसरा यहाँ पे देखो, 1 से लेके 9 तक यानी कि 0 से लेके 9 तक की यहाँ पे क्या होती है, न्यूमेरिक कीज। ये क्या होती है भाई, न्यूमेरिक कीज। और साथ ही साथ में कुछ यहाँ पर देखो चिन्हों वाली कीज होती है। इसको कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक कीज। ये जो टोटल पूरा इतना हिस्सा है जो मैंने अभी कवर किया है, ये कहलाता है अल्फा न्यूमेरिक कीज। क्या कहलाती है भाई, ये कहलाती है अल्फा न्यूमेरिक की। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें अल्फाबेट्स भी आ गए, इसमें नंबर्स भी आ गए और कुछ विशेष प्रकार के चिन्ह भी आ गए, तो ये अल्फा न्यूमेरिक कीपैड कहलाता है। क्या कहलाता है, अल्फा न्यूमेरिक कीपैड या अल्फा न्यूमेरिक कीज इनको कहते हैं। क्लियर है यहाँ पे। चलिए, अब इसके अलावा अगर बात करें, देखो कीबोर्ड में, अब यहाँ से पहले मैं डायग्राम से आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद हम इनकी थ्योरी पढ़ लेंगे। ठीक है, अब देखो इस कीबोर्ड को देखिए, तो इस कीबोर्ड में सबसे बाहर ये सबसे पहले यहाँ पर ये सबसे ऊपर एक की होती है जिसे कहते हैं एस्केप की। एस्केप का मतलब ये होता है बाहर आना। एस्केप का मतलब क्या होता है जी, बाहर आना। यानी आप जिस प्रोग्राम में अभी वर्क कर रहे हैं, मान लो आप कंप्यूटर पे काम करने बैठे हैं और कंप्यूटर में आपने जो प्रोग्राम अभी रन कर रखा है, उस प्रोग्राम से आप बाहर आना चाहते हो, उस प्रोग्राम को पूरा ही क्लोज करके फिर बाहर आना चाहते हो, तो आप कीबोर्ड की शॉर्टकट की का यूज करेंगे, एस्केप की का यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ आप लिख सकते हो किसी प्रोग्राम को बंद करना। ये दिख रहा है पेंट, किसी प्रोग्राम को बंद करना, तो एस्केप की के द्वारा ये काम हो सकता है। ठीक है, चलिए, उसके बाद हम बात करें तो देखो कि कीबोर्ड में ये जो F1 F2 F3 F4 ही लिखा हुआ है, ये सारी कहलाती है फंक्शंस कीज। क्या कहलाती है भाई, ये कहलाती है फंक्शन कीज, है ना। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक इनपुट डिवाइस कीबोर्ड में टोटल फंक्शंस की होती है, फंक्शंस की कितनी होती है, तो फंक्शंस कीज होती है 12। कितनी होती है भाई, 12 होती है। 12 F1 से लेके F12 तक क्या होती है भाई, फंक्शंस कीज। F1 से लेके F12 तक फंक्शंस कीज होती है। अब ये फंक्शंस कीज, ये नाम से ही पता चल रहा है, इनकी फंक्शनलिटी भी अलग अलग होगी। यानी ये कीज जो है शॉर्टकट की के रूप में यूज की जाती है, तो इनका फंक्शंस भी क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे कि मैं बात करूं F1 की, F1 फंक्शन की जो है, इससे हम क्या काम कर, इसका यूज क्या हो सकता है कि आप जिस प्रोग्राम को अभी कंप्यूटर में बैठकर रन कर रहे हैं, उस उस प्रोग्राम से संबंधित आपको कोई भी हेल्प चाहिए, तो हेल्प के लिए हम जिस शॉर्टकट की का यूज करते हैं वो है F1 की। इसको ऐसे ही याद रखोगे। मैं यहाँ नीचे भी लिख देती हूँ, F1 की किसके लिए यूज होती है, हेल्प के लिए यूज होती है। जिस प्रोग्राम में वर्तमान में यूजर रन कर रहा है, जिस प्रोग्राम में वर्तमान या कंप्यूटर में जिस प्रोग्राम को यूजर ने अभी चला रखा है, उस प्रोग्राम से संबंधित अगर कोई भी सहायता चाहिए होगी, तो हम शॉर्टकट की F1 का यूज करेंगे, जो हमें हेल्प का काम करेगी। ठीक है, फिर बात करें F2 की, तो F2 की जो है वो रीनेम करने के काम आती है। रीनेम करने के काम आती है भाई, क्या रीनेम करने के काम आती है, जैसे कि हम कोई भी फाइल है, पहले से सेव की गई फाइल को हम ओपन करते हैं और उसमें कुछ करेक्शन करते हैं, और दोबारा से फिर हम उसको एक नए नाम से सेव करते हैं, नई लोकेशन पे, तो उसे कहते हैं रीनेम करना। तो किसी भी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए जिस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, वो कौन सी है, वो है F2। कौन सी है भाई, F2 की। ठीक है, चलिए, फिर बात करें F3 की, F3 की से हम जो है F3 की फंक्शनलिटी जो है अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग होती है। ठीक है, F4 की बात करें तो F4 का काम होता है रिसर्च। कोई भी चीज़ अगर आपको रिसर्च करनी है, F4 शॉर्टकट की का यूज़ आप करेंगे।
F5 की बात करें तो F5 की जो है स्लाइड शो के लिए होती है। स्लाइड शो स्टार्ट करना हो तो F5 शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। आगे इसकी बात करें F7 की तो F7 की जो है वो स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल त्रुटि, अगर आप चाहे वर्ड में कोई फाइल बना रहे हो, आप एक्सेल में फाइल बना रहे हो या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कोई फाइल बना रहे हो ना, तो वहाँ पर स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल त्रुटि को चेक करने के लिए F7 की शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें जैसे F12 की, तो F12 की का काम जो है सेवेज का काम है भाई, फाइल को खोलकर नए नाम से सेव करना, नई लोकेशन सेव करना। सेवेज कमांड के लिए F12 की का उपयोग किया जाता है। तो ये जो फंक्शंस कीज होती हैं इनके अलग अलग क्या होते हैं, कार्य होते हैं। ठीक है, चलो एस्केप की का समझ में आ गया, किसी प्रोग्राम को बंद करना। चलिए देखो फंक्शंस की के लिए हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। देखो कीबोर्ड में नेक्स्ट है फंक्शंस बटन, फंक्शंस कीज। ये कीबोर्ड के सबसे ऊपर F1 से F12 तक, F1 से F12 तक अंकित बटन होते हैं। इसका कार्य प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर पर निर्भर करता है। वे जैसे मैंने कहा ना कि F3 की है, उसका कार्य अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग होता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो F6 की जो है उसका भी कार्य अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग होता है। जैसे वो वर्ड में अलग काम के लिए यूज की जाएगी, एक्सेल में अलग काम के लिए यूज की जाएगी। तो ठीक है, तो इनका काम अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग होता है। वास्तव में ये एक पूरे आदेश के बराबर होते हैं जिनकी हमें बार बार आवश्यकता पड़ती है। भाई हम कोई भी कमांड जो है बार बार अपने कुछ भी जैसे उसमें यूज कर रहे हैं, तो भाई बार बार जरूरत क्यों पड़ेगी हमें कि भाई हमें जैसे पता चला कि हम कट कॉपी पेस्ट कमांड ज्यादा यूज करते हैं, तो हमें इन कमांड्स की बार बार आवश्यकता पड़ रही है। तो हम उसको क्या करते हैं, एक शॉर्टकट की के द्वारा उसको डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हमें इस कमांड को बार बार पूरे रूप में नहीं देखना पड़े, कोई शॉर्टकट की होनी। जैसे हमें कट कॉपी हम बार बार कर रहे हैं तो इनकी भी शॉर्टकट की है, Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+V, ये शॉर्टकट की होती है जिससे हमें पूरा नहीं लिखना पड़ता है या पूरा हमें माउस के द्वारा काम नहीं करना पड़ता है कॉपी पेस्ट करने। चलिए, तो यहाँ पर देखो कि भाई इनका कार्य प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर पे निर्भर होता है, और वास्तव में ये पूरे ऑर्डर का ही काम करते हैं, पूरा एक निर्देश दिया जाता है, बट ये है क्या है, शॉर्टकट की। अब आगे देखो, आगे बात करें संख्यात्मक कीपैड, तो चलो यहाँ पर जो है मैंने यहाँ लिख दी है, जो मेन शॉर्टकट कीज है उनके मैंने यूज यहाँ लिख दिए हैं। ये यही कीज आपको याद रखनी है। F1 की हेल्प के लिए, F2 की रीनेम के लिए, F4 रिसर्च के लिए, F5 स्लाइड शो के लिए, F7 स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल त्रुटि चेक करने के लिए, और F12 सेवेज के लिए। ये कीज है, आप जो है इनके यूजेस याद कर लीजिए। ठीक है, चलो अब देखो आगे। भाई फंक्शंस की कंप्लीट हो गई। फंक्शंस की के बाद में क्या आ रहा है, फंक्शंस की के बाद में अगर हम बात करें, देखिएगा संख्यात्मक कीपैड यानी न्यूमेरिक कीपैड। जब अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक कीबोर्ड के दो भाग है ना, एक जो मेन कीबोर्ड होता है जिसपे अल्फाबेटिक न्यूमेरिकल सारी कीज होती है, कुछ विशेष चिन्ह भी होते हैं और कुछ स्पेशल चीज भी होती है ना, स्पेशल कीज भी होती है। इसके अलावा अगर साइड में देखें तो साइड में होता है न्यूमेरिक की। ठीक है, अब देखो ऐसा होता है ये न्यूमेरिक कीपैड में सबसे ऊपर तीन कीज होती हैं, ये हम कहते हैं नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रोल, और इसी के नीचे ये पूरा कीपैड होता है। अब ये न्यूमेरिक कीपैड काम कब करता है, भाई जब आप, अब ये न्यूमेरिक कीपैड दो प्रकार से काम करता है। इस न्यूमेरिक कीपैड का मेन काम क्या है कि अगर इस ये नमलोक ऑन है, नमलोक की ऑन है, नमलोक की ऑन है, तो यहाँ पर ग्रीन लाइट आएगी। यहाँ पे कौन सी लाइट आएगी भाई, ग्रीन लाइट आएगी। अगर न्यूमेरिक, इधर देखिए इस न्यूमेरिक कीपैड के ऊपर जो तीन हैं, अगर ये तीनों कीज ऑन होती है, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, कैप्स लॉक, तो ये इसके अंदर एक ग्रीन लाइट आती है। वो ग्रीन लाइट ये बताती है कि अभी ये कीज जो है काम करने के लिए तैयार है। नमलोक जब ऑन होता है तो इस न्यूमेरिक कीपैड से हम नंबर टाइप कर सकते हैं। क्या टाइप कर सकते हैं, नंबर टाइप कर सकते हैं। ठीक है, और जब ये नमलोक ऑफ होती है तो इन नंबर की जगह यहाँ पर देखो एरो के साइन भी बने हुए हैं, तो नंबर की जगह हम जो है इनका क्या जगह, अगर जैसे नमलोक ऑफ है, फिर जब यहाँ इस वाले न्यूमेरिक कीपैड से आप ये 8 नंबर जहाँ जिस बटन पे लिखा हुआ है वो प्रेस करोगे, कोई भी चीज जो है ऊपर की ओर चले जाएगी, यानी कि यहाँ ये डायरेक्शन का काम करेगी। का काम करेगी, डायरेक्शन का काम करेगी, मतलब नेविगेट करने का काम करेगी। तो जब नमलोक ऑफ होती है तो न्यूमेरिक कीपैड जो है, न्यूमेरिक कीपैड के बटनों को हम नेविगेशन के लिए काम में ले सकते हैं, और जब नमलोक ऑन होती है तो उसके ये नंबर्स के बटन्स नंबर के लिए काम में लिए जा सकते हैं। और ऐसा कब होगा भाई, जब हमारा जो इस साइड वाला कीबोर्ड था, भाई कीबोर्ड को हमने दो भागों में बांट के पढ़ाया ना, तो ये इधर वाले कीबोर्ड पे जो नंबर है, अगर किसी कारण ये बटन खराब है और इससे ये नंबर टाइप नहीं हो रहे हैं,
देन हमारे पास एक और ऑप्शन है, हम नंबरों को ऑन करके इस मेरे कीपैड से नंबर को टाइप कर सकते हैं। क्लियर हुई ये बात? अब इससे रिलेटेड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट, तो देखो इसमें जो एक क्वेश्चन बार बार बनता है वो क्वेश्चन है कि न्यूमेरिक कीपैड में टोटल कितनी कीज होती है। न्यूमेरिक कीपैड में टोटल होती है 17 कीज। कितनी होती है भाई? 17 कीज होती है। आप चाहे तो इनको गिन सकते हैं, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 और ये 17। तो 17 कीज। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये मेरी कीपैड के ऊपर ये जो कीज होती है ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है टॉगल कीज। क्या कहलाती है भाई? ये टॉगल कीज। तो टोटल टॉगल कीज कितनी होती है? टॉगल कीज होती है 3, नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक। इनके बारे में तो आगे भी पढ़ लेंगे। चलो अब न्यूमेरिक कीपैड पे देखो कि भाई कीबोर्ड की कीबोर्ड की दाईं ओर कैलकुलेटर के समान बटनों का संख्यात्मक कीपैड कहा जाता है। संख्यात्मक कीबोर्ड होता है ना, बिल्कुल ये कैलकुलेटर के जैसे ही दिख रहा है आपको, ठीक है। इनमें इनमें 0 से 9 तक दशमलव, जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग के बटन होते हैं। इनका और मुख्य कीबोर्ड में लगे संख्यात्मक बटनों का समान असर होता है। ये कुल 17 की होती है। तो ये चीज मैंने आपको याद करवा दी है कि इसमें कितनी कीज होती है। इसमें कुल 17 कीज। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ो, आगे देखते हैं। संख्यात्मक कीबोर्ड यानी न्यूमेरिकल कीबोर्ड के कुछ बटन दो कार्य करते हैं। अगर संख्यात्मक लोक यानी कि नम लोक बटन दबा है यानी नम लोक ऑन है तो इन बटनों से संख्याएं टाइप होती है। और यदि नम लोक ऑफ है तो बटन पर नीचे लिखे कार्य संपन्न होते हैं। भाई मैंने बताया ना कि जैसे 8 नंबर पर अप एरो का साइन होता है, जो न्यूमेरिक कीपैड है उसमें 8 एरो पे अप एरो का साइन है। और इधर बात करें, देखो एक बार देख ही लो उसको आप वापस से। ये देखो न्यूमेरिक कीपैड में 8 नंबर पर अप एरो का साइन है, 4 नंबर पे लेफ्ट एरो का साइन है, 6 नंबर पे राइट एरो का साइन है और 2 नंबर पे जो है डाउन एरो का साइन है। तो जब नमलोक ऑफ होगी तो ये 8 पे लगा एरो, अब जब अपन इस 8 वाले की को प्रेस करेंगे इससे जो है डायरेक्शन ही मिलेगी, ठीक है। इससे 8 नंबर प्रेस नहीं होगा, इससे 8 नंबर नहीं टाइप होगा। तो कहने का मतलब है कि नमलोक ऑफ है जब तो ये डायरेक्शन देने का काम कर रही है। और प्रत्येक की के नीचे कुछ ना कुछ ऐसे सिंबल लिखे हुए, जैसे 7 नंबर पे देखो होम टेब लिखा हुआ है, तो होम पेज लिखा हुआ है तो ये उस होम टेब की जैसे काम करेगी, ठीक है। यहाँ पे देखो 9 नंबर पे पेज अप लिखा हुआ है और यहाँ पर 3 नंबर पे पेज डाउन लिखा हुआ है। तो अगर जब नमलोक ऑफ है तो फिर हम इस 9 नंबर वाली की से क्या कर सकते हैं? पेज अप वाली कमांड दे सकते हैं। 3 नंबर वाली की से हम क्या कर सकते हैं? पेज डाउन वाली कमांड दे सकते हैं। तो नमलोक ऑफ होने के बाद में इसके न्यूमेरिक कीपैड के कार्य अलग है और नमलोक होने पर इस कीपैड का कार्य क्या है? नंबर टाइप करने का, ठीक है। चलो आगे देखो। बस बस ये नंबरों के लिए इतना ही याद रखना है आपको और इसकी कीज का और संख्या जरूर याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट आती है कर्सर मूवमेंट बटन। कर्सर मूवमेंट बटन जिसे कहते हैं कर्सर कंट्रोल बटन या कर्सर कंट्रोल कीज। अब ये कर्सर कंट्रोल कीज कीबोर्ड पे कहाँ होती है, किस जगह होती है और कितनी होती है? तो कर्सर कंट्रोल कीज जो है संख्या में होती है 4। कितनी होती है भाई? संख्या में होती है 4, ठीक है। और तीर का निशान आपने सबने कीबोर्ड पे देखा ही होगा। देखिए ये रहा इस तरफ, इस कीबोर्ड पे देखो यहाँ पर ये रही कर्सर कंट्रोल कीज। ये चारों क्या है? कर्सर कंट्रोल कीज कहलाती है। इसमें एक होता है अप एरो। अप एरो है वो ऊपर की ओर देखो ऊपर की ओर तीर का निशान है इसका, ये कहलाता है अप एरो कीज। ये तो कहलाती है अप एरो कीज। ये वाली होती है डाउन एरो कीज। ये कौन सी कीज होती है? डाउन एरो कीज होती है, ठीक है। और ये होता है लेफ्ट एरो कीज। ये कौन सी कीज है भाई? ये लेफ्ट एरो की है। और ये कौन सी है भाई? ये है राइट एरो की। कौन सी है भाई? राइट एरो। तो यहाँ से क्वेश्चंस पुटअप हो सकता है कि एक कीबोर्ड पर टोटल कितनी कर्सर कंट्रोल कीज होती है। तो कर्सर कंट्रोल कीज है वैसे तो मेन कर्सर कंट्रोल कीज तो 4 ही है, अप डाउन राइट एंड लेफ्ट। लेकिन हम बात करें तो कीबोर्ड पर ये 2 जगह होती है। ये देखो इस जगह पे भी ये कर्सर कंट्रोल कीज है और जो हमने बात करी थी न्यूमेरिक कीपैड की, न्यूमेरिक कीपैड पर भी देखो ये कर्सर कंट्रोल कीज, ठीक है। तो 2 जगह होती है ये कीबोर्ड। अब इनका काम, इनके फंक्शन क्या है, इनकी फंक्शनलिटी क्या है? तो देखो कीबोर्ड पर कीबोर्ड पर दाएं निचले भाग में तीर के निशान वाले वे 4 बटन होते हैं जिनसे कर्सर को दाएं व बाएं ऊपर व नीचे ले जाया जा सकता है। राइट लेफ्ट अप डाउन एरो कीज। इन्हें एक बार दबाने पर कर्सर एक स्थान से बाएं या दाएं या एक लाइन ऊपर या नीचे हो सकता है। जैसे अगर मैं इस लेफ्ट एरो को दबाऊंगी, सपोज कीजिएगा कि अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे बताते हैं, सपोज कीजिएगा कि मान लीजिए कि
ये मेरा कंप्यूटर का ये कंप्यूटर में मैंने वर्ड की फाइल को खोल रखा है और यहाँ पेज पर मेरा कर्सर इस जगह है। तो मैं जैसे ही इस एरो की को दबाऊंगी तो ये कर्सर इधर की ओर खसक जाएगा, कहाँ की ओर, दाई ओर साइड। और यहाँ पर मैं फिर से अगर इस लेफ्ट एरो की को दबाऊंगी तो ये कर्सर वापस कहाँ आ जाएगा, बाई ओर खसक। अगर मैं अप एरो कीज दबाऊंगी तो एरो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब इनकी फंक्शनलिटी अलग अलग है, ध्यान रखना कैसे, कि अगर इसके ठीक ऊपर कर्सर कंट्रोल के 4 बटन और होते हैं, प्रकार है होम, कर्सर, लाइन, पेज, चलो उनको हम बाद में देखेंगे। पहले एक चीज ये यहाँ पर देखो कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं अप एरो की बात करें हम, अप एरो की, ये जो अप एरो की है या अप एरो बटन कह दो इसको, ये अप एरो की या अप एरो बटन जो है, अब इसके द्वारा होगा क्या, इसके द्वारा होगा क्या भाई। जैसे मान लो कि आपके ये पेज है, ये पेज है और इस पेज में आपने 10 लाइन लिख रखी है। कितनी लाइन लिख रखी है, 10 लाइनें लिख रखी है। 10 या जितनी भी, ज़्यादा भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे 10 लाइन लिख रखी है। मान लीजिए आपका कर्सर इस सेकंड लाइन में है, कहाँ है कर्सर, इस सेकंड लाइन में। अब अगर आपको एक लाइन ऊपर जाना है, एक लाइन ही आपका कर्सर ऊपर आना चाहिए, ध्यान से सुनना इस चीज को। एक लाइन ऊपर जाने के लिए, एक लाइन, सिर्फ एक लाइन ऊपर जाने के लिए हम अप एरो की को एक बार प्रेस करते, सिंगल प्रेस करते हैं ना। तो ये लो, एक बार इधर भी बना देती हूँ ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चंस किसी भी टाइप से पूछते, आप वहां घबराए नहीं और क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करें। ठीक है, देखो अगर मुझे इस कर्सर को इस ऊपर वाली लाइन में ले जाना है, तो एक लाइन ऊपर ले जाने के लिए बस मुझे इस अप एरो की को एक बार प्रेस करना है। ठीक है, तो ये कर्सर ऑटोमेटिक कहाँ जाएगा, इस पहली वाली लाइन में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना कि एक लाइन ऊपर जाने के लिए कर्सर को एक लाइन, एक लाइन कर्सर, एक लाइन कर्सर पर ले जाने के लिए अप एरो की का यूज किया जाता है। ले जाने के लिए अप एरो की का यूज किया जाता है। ठीक है, फिर अगर इसी अप एरो की को कंट्रोल की के साथ में शब्द दबाओगे, किसके साथ में, आप करते हो कंट्रोल प्लस अप एरो की, कंट्रोल प्लस अप एरो की दोनों एक साथ प्रेस करते हो। ठीक है, तब क्या काम होगा, तब काम होगा कि अगर मान लो इस पे एक पेज है और उस पेज पे आपने 2 पैराग्राफ लिखे हैं, कितने पैराग्राफ लिखे हैं, 2 पैराग्राफ, और आपका कर्सर जो है इस सेकंड पैराग्राफ में मूवमेंट कर रहा है, कहाँ कर रहा है, सेकंड पैराग्राफ में मूवमेंट कर रहा है। तो यहाँ पर इस कर्सर को इस पैराग्राफ से अगले पहले वाले पैराग्राफ में ले जाना है ना, तो एक पैराग्राफ ही ऊपर लेके जाना, एक पैराग्राफ, एक पैराग्राफ कर्सर को, एक पैराग्राफ कर्सर को पर ले जाने हेतु, एक पैराग्राफ कर्सर को ऊपर ले जाने हेतु। ठीक है, तो हम किसका उपयोग करते हैं भाई, कंट्रोल प्लस अप एरो की का एक साथ प्रेस करेंगे। ठीक है, फिर दूसरी बात करें तो दूसरी एरो की कौन सी थी भाई, दूसरी एरो की मैं बात करूं तो जैसे डाउन एरो की है ना, दूसरे नंबर पे हम बात करें डाउन एरो की, डाउन एरो की, तो जो डाउन कर्सर कंट्रोल की होती है या इसको डाउन एरो की कहते हैं, इसका काम क्या है, इसका काम है कर्सर को एक लाइन नीचे की ओर लाने हेतु। कर्सर अगर आपका पहली लाइन में है और उसका आप सेकंड लाइन में लाना चाहते हो तो डाउन एरो की को प्रेस कर दो, है ना। तो कर्सर एक लाइन, एक लाइन कर्सर नीचे लाने हेतु, एक लाइन कर्सर को नीचे लाने हेतु, या चलो इसको इस तरीके से लिखो, कर्सर को एक लाइन नीचे, कर्सर को, कर्सर को एक लाइन, कर्सर को एक लाइन के के लाने हेतु। ठीक है, और सेम चीज कंट्रोल प्लस डाउन एरो की एक साथ प्रेस करोगे, कंट्रोल प्लस डाउन एरो की एक साथ प्रेस करोगे, तो फिर काम क्या होगा, कर्सर एक पैराग्राफ नीचे आ जाएगा, कर्सर एक पैराग्राफ के लाने हेतु।
ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको कि जब आप सिंगल बार में केवल अप एरो की प्रेस करते हैं तो क्या कार्य होगा, कंट्रोल प्लस अप के साथ प्रेस करते हो तो क्या कार्य होगा। यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं और इनकी फंक्शनलिटी आपको ध्यान में होनी चाहिए। चलिए अब आगे बात करें कि अगर लेफ्ट एरो की है तो उसका काम क्या है। भाई लेफ्ट एरो की कैसे काम करेगी, लेफ्ट एरो बटन कैसे काम करेगा। तो लेफ्ट एरो की बात करें तो जैसे कि आपका कर्सर सपोजली, आपका कर्सर मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा है, चलो यहाँ पर कोई एक पैराग्राफ है और उसमें अपन ने 3-4 लाइनें लिखी हुई है ना ये आपका एक पेज है और इस पेज में आपने 3 लाइनें लिख रखी है, ठीक है। अब आपका कर्सर मान लो कि यहाँ पर हो, कि शब्द के यहाँ पे हो, जैसे कि शब्द मान लो यही है और आपका कर्सर जो है यहाँ पर आई और ए के बीच में है, ठीक है। तो कर्सर को एक अक्षर बाई ओर खिसकाने हेतु, कर्सर को एक अक्षर बाई ओर लाने हेतु हम जो है लेफ्ट एरो की का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, कर्सर को एक अक्षर कर्सर को एक अक्षर बाईं ओर ले जाने हेतु लेफ्ट एरो की का यूज होता है, ठीक है। चलिए और इसी को जब आप कंट्रोल बटन के साथ प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की एक साथ प्रेस करेंगे, तब क्या काम होगा, कर्सर एक शब्द ही आगे आ जाएगा। तो कर्सर को एक शब्द कर्सर को एक शब्द बाईं ओर बाईं ओर लाने हेतु, ठीक है। ये होता है लेफ्ट एरो की का काम। सेम चीज अगर हमें राइट एरो की का यूज पूछ लिया जाए तो राइट एरो की कैसे वर्क करेगा। राइट एरो की के लिए याद रखेंगे आप, राइट एरो की के लिए याद रखेंगे कि कर्सर को कर्सर को एक अक्षर, यानी कि ये जो कर्सर यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको आई और ए के बीच में, जैसे आप राइट एरो की का यूज करेंगे तो ये कर्सर जो है यहाँ से वो करके यहाँ आ जाएगा ए के आगे, ठीक है। तो कर्सर को एक अक्षर दाईं ओर एक अक्षर दाईं ओर ले जाने हेतु, कर्सर को एक अक्षर दाईं ओर ले जाने हेतु, ठीक है, किसका यूज करते हैं, राइट एरो की का यूज करते हैं। और जब इसी राइट एरो की को आप कंट्रोल के साथ में प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस राइट एरो की एक साथ प्रेस करेंगे, तब क्या काम होगा, कर्सर एक शब्द दाईं ओर चला जाएगा। तो ये फंक्शनलिटी होती है इन जो आपने कर्सर कंट्रोल कीज है उनकी ये फंक्शनलिटी होती है, ठीक है। ये आपको याद रखनी है, इनकी शॉर्टकट कीज भी आपको याद में रखनी है। तो अब आगे देखते हैं कि आगे इसके अलावा और कौन सी कीबोर्ड में कीज है। भाई अपन ने कर्सर मूवमेंट यानी कर्सर कंट्रोल कीज के बारे में पढ़ लिया है, 4 होती है लेकिन कीबोर्ड पर ये 2 जगह होती है, न्यूमेरिक कीपैड पे भी होती है और ऐसे बाएं वाले कीबोर्ड पर भी होती है। चलो अब आगे देखो, आगे बात करते हैं कि इनकी कीज के अलावा भी इसके ठीक ऊपर भी कर्सर कंट्रोल की 4 बटन होते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो ये देखो यहाँ पर इन बटनों की बात की जा रही है, तो बटन्स दिखाए जा रहे हैं वो ये है। भाई ये जो कर्सर कंट्रोल थी इसके ऊपर भी यहाँ पर नहीं दिखाया गया है होम पेज वगैरह, चलो एक सेकंड, इससे पहले वाले कीबोर्ड पे होगी, ये देखो यहाँ पर भी। तो नेक्स्ट जो ये बटन्स और होते हैं वो होते हैं होम पेज, पेज अप, पेज डाउन, ठीक है। तो उनके बारे में हमें पढ़ना है। देखो इसके ठीक ऊपर कर्सर कंट्रोल के लिए 4 बटन और होते हैं जो इस प्रकार है। सबसे पहले बात करें होम की, है ना, होम की क्या काम करेगी, भाई होम की का क्या कार्य होता है। तो अगर आपको कर्सर को एक लाइन आगे लेके जाना है, क्या करना है, कर्सर को एक लाइन, जैसे कि मान लीजिए ये पेज है और आपका कर्सर जो है ये एक पैराग्राफ है और कर्सर आपका सेकंड लाइन के एंड में है। अगर इस कर्सर को इसी लाइन की शुरुआत में लाना चाहते हैं, कर्सर को इसी लाइन की शुरुआत में लेके आना चाहते हैं, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, होम की प्रेस करनी पड़ेगी। क्या प्रेस करनी पड़ेगी, होम प्रेस करनी पड़ेगी। तो कर्सर को लाइन या पेज के आरंभ में लाने हेतु हम होम की का यूज
करते हैं। अब सिर्फ लाइन के आगे शुरुआत में लानी है तो होम की को एक बार प्रेस कर दीजिए, और होम की को जब आप शिफ्ट के साथ में प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्लस होम की एक साथ प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्लस होम की को एक साथ प्रेस करेंगे, तो कर्सर जो है वो एक पेज आगे हो जाएगा, एक पेज के सबसे ऊपर वाली लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही होम की काम करती है। इसी तरीके से एक की होती है एंड की। एंड की क्या होगा, कर्सर को अगर एक लाइन नीचे लाना चाहते हैं, कर्सर को लाइन के बिल्कुल एंड में लाना चाहते हैं, मान लीजिए कर्सर इस लाइन के बीच में मूवमेंट कर रहा है और आप चाहते हो कि इसी लाइन के अंत में आ जाए, जिस लाइन में हमारा कर्सर है उसी लाइन के अंत में कर्सर को लाने के लिए हम जो है एंड की का उपयोग करते हैं। कौन सी की का उपयोग करते हैं, एंड की का उपयोग करते हैं। और आप चाहते हो कि पूरे पैराग्राफ की सबसे लास्ट वाली लाइन के सबसे अंत में हमारा कर्सर आ जाए, तो फिर उसको किसके साथ प्रेस करोगे आप, शिफ्ट प्लस एंड की, शिफ्ट प्लस एंड की दोनों एक साथ प्रेस करोगे तो कर्सर पूरा कहाँ आ जाएगा, पूरा पैराग्राफ की सबसे लास्ट वाली लाइन के सबसे एंड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर देखो नेक्स्ट एक की होती है पेज अप की। कर्सर को पिछले पेज में ले जाने हेतु, भाई ये आपकी 3 पेज की एक फाइल है और सपोजली आपका कर्सर सेकंड पेज में मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, तो आप इस पहले पेज पे अपने कर्सर को लाना चाहते हैं तो पैच अप पेज अप वाली जो की है उसको प्रेस कीजिए, तो कर्सर कहाँ आ जाएगा, पहले पेज पे। ठीक है, और आप चाहते हो कि इसके अगले वाले पेज पे आपका कर्सर चले जाए तो पेज डाउन की को प्रेस कीजिए, कर्सर ऑटोमेटिक कहाँ चला जाएगा, अगले वाले पेज पे चला जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये कौन सी कीज हो गई भाई, ये कर्सर कंट्रोल कीज हो गई। क्लियर है यहाँ पे। तो ये जो होम की, एंड की, पेज अप और पेज डाउन, इनको भी क्या कहा जाता है, इनको भी कहा जाता है कर्सर कंट्रोल कीज। ठीक है, और जो हमने एरो वाली कीज पढ़ी है वो कर्सर कंट्रोल कीज भी कहलाती है, और उससे हम जो है कर्सर को नेविगेट भी कर सकते हैं, इसलिए वो नेविगेशन कीज भी कहलाती है। क्लियर है यहाँ पे। चलिए अब आगे बढ़ो, आगे देखिएगा, कुछ स्पेशल पर्पस कीज होती है, कुछ स्पेशल पर्पस की भी होती है। अब स्पेशल पर्पस बटन किसे कहेंगे या स्पेशल पर्पस कीज क्या होगी, भाई जो विशिष्ट कार्य के लिए ही बनी होती है वही क्या कहलाएगी, स्पेशल पर्पस कीज कहलाएगी। ये किसी खास उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं कुछ स्पेशल पर्पस बटन, और उनके कार्य इस प्रकार है। स्पेशल पर्पस कीज है कौन कौन सी, देखो सबसे पहले हम बात करें नमलोक के बारे में मैंने आपको बताया कि जब नमलोक ऑन होता है तो जो न्यूमेरिक कीपैड है, नमलोक ऑन होने पर ही न्यूमेरिक कीपैड के नंबर्स का यूज किया जा सकता है, और जब नमलोक ऑफ होती है तो वही न्यूमेरिक कीपैड किसका काम करता है, नेविगेशन करने का काम करता है, मतलब उस पे जो एरो के साइन होते हैं वो कर्सर को नेविगेट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहली चीज तो कि स्पेशल पर्पस कीज है कौन सी, है ना, स्पेशल पर्पस की जो विशिष्ट कार्य के लिए बनी है। अब ये जो नमलोक है, कैप्सलॉक है, स्क्रोल लॉक है, इन तीनों को टॉगल कीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, टॉगल कीज भी कहते हैं। तो यहाँ से भी इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखना, आपसे पूछा जाए कि एक कीबोर्ड पर कितनी टॉगल की होती है, तो एक कीबोर्ड पर 3 टॉगल की होती है। कौन कौन सी है, नमलॉक, कैप्स लॉक और स्क्रोल लो। ठीक है, ये 3 जो है ये क्या होती है, ये 3 आपकी होती है टॉगल कीज, और ये स्पेशल पर्पस कीज तो है ही है। ठीक है, चलिए इसका प्रयोग, अब बात करते हैं नमलोक की। इसका प्रयोग संख्यात्मक बटनों के साथ किया जाता है। नमलोक ऑन होने पर कीबोर्ड के ऊपर दाई और एक हरी बत्ती जलती है तथा संख्यात्मक कीपैड के बटन के ऊपर लिखी संख्याएं टाइप करते हैं। ठीक है, नमलोक ऑन है तो आप नंबर टाइप कर पाओगे, नमलोक ऑफ है तो फिर वो डायरेक्शन या नेविगेट करने का काम करेगी। नेक्स्ट देखो कैप्सलॉक बटन। अब कैप्सलॉक बटन का काम क्या है, इसका प्रयोग अंग्रेजी वर्णमाला को छोटे अक्षरों या बड़े अक्षरों में लिखने के लिए किया जाता है। अगर कैप्सलॉक ऑन है, कैप्सलॉक ऑन है तो जो ये न्यूमेरिक अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड जो थी, हमारे अल्फा न्यूमेरिक बटन जो थे ना, तो जब कैप्सलॉक ऑन होती है तो ये अल्फाबेट कैपिटल में टाइप होते हैं, और जब कैप्सलॉक ऑफ होती है तब यही जो है अक्षर वो स्मॉल लेटर में टाइप होते हैं। पर एक चीज और ध्यान रखना आगे हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन कीज का मतलब होता है जो दूसरी कीज के साथ अपना कॉम्बिनेट करके और फिर कोई कार्य करती है। जैसे शिफ्ट की मैं बात करूं तो शिफ्ट की का कॉम्बिनेशन होता है कैप्स लॉक के साथ में, किसके साथ में, कैप्स लॉक के साथ में ना। शिफ्ट के अगर कैप्स लॉक ऑन है, सुनना कैसे, अगर अभी जैसे मैंने एक चीज आपको बताई है, चलो मैं एक नई स्लाइड लेके आपको बताती हूँ कि जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो कैप्स लॉक है, ये कैप्स लॉक काम कैसे कर रही है। ये कैप्स लॉक अगर ऑन है तो कोई भी अल्फाबेट जो है वो कैपिटल लेटर में टाइप होगा। ठीक है, अब जैसे मैंने ये कैप्स लॉक ऑन है तो मैंने ए एल टाइप किया तो ये कैपिटल लेटर में टाइप हुआ। ठीक है, अब कैप्स लॉक के ऑन रहते हुए भी अगर आप इन लेटर को स्मॉल लेटर में लाना चाहते हो, कैप्स लॉक ऑन है लेकिन इन लेटर को फिर भी आप स्मॉल में लाना चाहते हो तो कैसे लाओगे,
शिफ्ट के साथ में इनको जब आप प्रेस करोगे तो ये लेटर ऑटोमेटिक स्मॉल लेटर में आ जाएंगे। यानी शिफ्ट हमेशा किसके अपोजिट काम करेगी? कैप्स लॉक के अपोजिट काम करेगी। किसके अपोजिट काम करेगी? कैप्स लॉक के अपोजिट काम करती है। ठीक है, तो कैप्स लॉक ऑन है, अल्फाबेट कैपिटल में आएंगे, कैप्स लॉक ऑफ है, अल्फाबेट स्मॉल में आएंगे। अब उस समय मान लो कि कैप्स लॉक ऑफ है और सारे लेटर जो है स्मॉल टाइप हो रहे हैं, लेकिन आप उनको कैपिटल में टाइप करना चाहते हो, तो फिर आपको उसके के साथ करना पड़ेगा, शिफ्ट की के साथ में किसी भी अल्फाबेट को आप टाइप कर दो, वो फिर कैपिटल लेटर में टाइप होगा। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन है कैप्स लॉक और शिफ्ट की का। ठीक है, चलिए आगे देखो इधर, आगे बात करें हम तो कैप्स लॉक का यूज समझ में आ गया कि भाई अल्फाबेट को कैपिटल और स्मॉल लेटर में लिखने के लिए कैप्स लॉक बटन दबाने पर ऊपर दाई और एक ग्रीन वाला बत्ती जलती है। भाई वो मैंने पहले ही बता दिया था कि जो न्यूमेरिक कीपैड है उस न्यूमेरिक कीपैड के ऊपर ये तीन जो है टॉगल कीज होती है, एक होती है नम लॉक, एक कैप्स लॉक, एक स्क्रॉल लॉक। ये जब ऑन होती है तो इनकी ये ग्रीन लाइट जलती है और जब ये ऑफ होती है तो ये ग्रीन लाइट नहीं जलती। ठीक है, तथा वर्णमाला को बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। कैप्स लॉक बटन दूसरी बार दबाने पर जो है इसकी वो ग्रीन लाइट बंद हो जाती है, वर्णमाला के छोटे अक्षरों को टाइप किया जा सकता है। चलिए आगे, नेक्स्ट देखो शिफ्ट बटन, इसे संयोजन बटन कहते हैं। तो मैंने कहा ना कि शिफ्ट बटन जो है एक प्रकार की क्या है? कॉम्बिनेशन की है, क्योंकि इसका उपयोग किसी और बटन के साथ किया जाता है। जैसे अपन ने शिफ्ट प्लस होम की जब पढ़ी थी, तो शिफ्ट प्लस होम की से क्या होता है? कर्सर पूरा एक पेज ही ऊपर चला जाता है, मतलब पेज की सबसे ऊपर वाली लाइन में चला जाता है। और शिफ्ट प्लस एंड की से जो कर्सर है वो पेज के सबसे नीचे वाली लाइन पे आ जाता है। ठीक है, तो मतलब ये दूसरी की के साथ मिलकर फिर कोई एक काम करती है, इसलिए कहते हैं कॉम्बिनेशन कीज। ठीक है, अगर कैप्स लॉक बटन ऑन है तो शिफ्ट बटन के साथ वर्णमाला के बटन दबाने पर छोटे अक्षर टाइप होंगे। ये लाइन मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं। ठीक है, अगर कैप्स लॉक बटन ऑफ है तो शिफ्ट बटन के साथ में वर्णमाला के बटन दबाने पर बड़े अक्षर टाइप। ठीक है, चलिए अब आप सोच रहे होंगे कि भाई कीबोर्ड पे इतना क्यों पढ़ाया जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन कीज पे भी क्वेश्चंस आते हैं। इनपुट डिवाइस तो है ही है कीबोर्ड, लेकिन कीबोर्ड से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, कीज की यूज पूछे जा सकते हैं, शॉर्टकट कीज पूछी जा सकती है, कीज की यूज पूछे जा सकते हैं। तो हमने फंक्शंस कीज पढ़ी थी, उस फंक्शंस कीज के यूज भी पूछे जा सकते हैं आपको। ठीक है, और उसमें से मेनली मैंने बताई थी आपको कि F1 F2 F5 F7 F12 इन इन कीज को याद कर लीजिए, इन पे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा टेब की ये कहाँ होती है? अगर ये कीबोर्ड पर बात करें तो टेब की कहाँ होती है? भाई जहां पर अपन ने कीबोर्ड पर एस्केप की देखी थी, एस्केप की के जस्ट नीचे होती है टेब की। क्या होती है भाई? टेब की। ये टेब की क्या करती है कि जैसे अगर मैं एक्सेल की बात करूं, हम एक्सेल स्प्रेडशीट की बात करें, तो एक्सेल में जो स्प्रेडशीट होती है उसमें एक सेल पे अगर आपका कर्सर है, मान लीजिए आपका कर्सर इस सेल के अंदर है, तो इस सेल से अगली सेल में आपको आपका कर्सर लेके जाना है, टेब की प्रेस कीजिए, कर्सर ऑटोमेटिक अगली सेल में चला जाएगा। और वर्ड में अगर कोई टेबल है, वर्ड में अगर आपने कोई टेबल बनाई है, तो टेबल के इस कॉलम में अगर आपका कर्सर है और आप चाहते हो कि ये कर्सर अगले कॉलम में चला जाए, तो टैब की को प्रेस कीजिए। ठीक है? तो टेब की का मतलब, टेब की का यूज क्या है? कर्सर को आगे बढ़ाना है ना, कर्सर को। ठीक है, ये कर्सर को एक निश्चित कार्यान्वित करने के लिए तथा स्क्रीन पर टाइप डाटा को कंप्यूटर में भेजने के लिए एंटर बटन का प्रयोग किया। ये भाई गलत टाइप हो गया है, यहाँ पर ये एंटर बटन का बता रहा है, जबकि हम बात कर रहे हैं कर्सर की। तो यहाँ पर टेब की का मतलब तो समझ में आ गया ना आपको? टेब की का लिए चले आप एक नई स्लाइड में, जो हमारी पिछली स्लाइड थी, आप चलो यहाँ लिख लीजिए आप, है ना? टेब की का यूज क्या होता है? तो टेब की देखो, एक्सेल की, एक्सेल में एक सेल से एक सेल से दूसरी सेल में, एक सेल से दूसरी सेल में कर्सर को कर्सर को ले जाने हेतु, एक सेल से दूसरी सेल में कर्सर को ले जाने जो है टेब की का यूज किया जा सकता है। ठीक है, और किसी टेबल में बात करें तो किसी टेबल में एक कॉलम से टेबल में एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने हेतु, दूसरे कॉलम में जाने हेतु टेब की का यूज किया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं।
टेब की होगी। टेब की के बाद में अगर अब बात करें तो देखो टेब की के बाद में बात आती है किसकी भाई, एंटर की। देखो यहाँ पर ये टेब की को आप यहाँ से कट कर दो और यहाँ लिख दो एंटर की, यहाँ लिख दो एंटर की, ठीक है। अब ये एंटर की कैसे काम करती है, ये कर्सर को एक निश्चित कार्य क्रियान्वित करती है स्क्रीन पर टाइप डाटा को। भाई जैसे आपने कंप्यूटर में कोई डाटा टाइप कर लिया तो आप एंटर की प्रेस करोगे तो वो डाटा कंप्यूटर में इनपुट हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से एंटर की को ओके बटन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, ओके बटन भी कहा जाता है, ठीक है। टाइप डाटा को कंप्यूटर में भेजने के लिए एंटर बटन का प्रयोग किया जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में नया पैराग्राफ या लाइन आरंभ करने का कार्य भी, भाई आपने ये वर्ड की फाइल बनाई है और आपने 3 लाइन लिख दी है, आपका कर्सर इस लाइन के एंड में है। अब आप चाहते हो कि ये कर्सर अगली लाइन में चले जाए, यहाँ पे आप एंटर की प्रेस कीजिए, ये जो कर्सर है अगली नेक्स्ट लाइन की स्टार्टिंग में आ जाएगा, ठीक है। तो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में नया पैराग्राफ या लाइन आरंभ करने का कार्य भी किया जाता है, एंटर की से किया जाता है। चलिए आगे बात करें तो नेक्स्ट आती है एस्केप बटन, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको कीबोर्ड पर बता दी थी, ठीक है। एस्केप की, इस बटन का प्रयोग पिछले कार्य को समाप्त करने या चालू प्रोग्राम से बाहर जाने के लिए होता है। बैक स्पेस बटन, अब बैक स्पेस की के लिए आपको स्पेशल क्या ध्यान रखना है, बैक स्पेस की भाई सबसे बड़ी बात तो अगर हम बात करें तो इसका प्रयोग कर्सर के ठीक बाई ओर, भाई जैसे ये शब्द लिखा है मैंने, है ना, ये शब्द लिखा है और आपका कर्सर जो है इस एन और डी के बीच में मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। अब आप क्या करना चाहते हो कि इस कर्सर के ठीक बाई ओर, तो देखो इस कर्सर के ठीक बाई ओर कौन सा अल्फाबेट लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है, तो इस को आप डिलीट करना चाहते हो, इसको आप हटाना चाहते हो, तो बैक स्पेस की से आप इसको क्या कर सकते हो, हटा सकते हो, ठीक है। अब अगर मान लो कि ये एक अक्षर हटा है ना, अगर आप इसी बैक स्पेस की को शिफ्ट के साथ में या प्रेस करोगे, शिफ्ट की के साथ में बैक स्पेस की को प्रेस करोगे तो पूरा एक शब्द बाई ओर से हट जाएगा, ठीक है। डिलीट की का यूज क्या होता है, एक अक्षर दाई ओर, जैसे ये कर्सर यहाँ एन और डी के बीच में मूवमेंट करा था, अब अगर आपको डी को हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिलीट की का यूज करना पड़ेगा, तो ये डी ऑटोमेटिक यहाँ से हट जाएगा। तो कर्सर के बाई ओर से एक अक्षर को हटाने के लिए बैक स्पेस की, कर्सर के दाई ओर से एक अक्षर को हटाने के लिए डिलीट की का यूज किया जाता है। कर्सर जहाँ पे है वहां से बाई ओर की तरफ एक शब्द को हटाने के लिए हम जो है शिफ्ट प्लस बैक स्पेस की का यूज करेंगे, और कर्सर के एक तरफ दाई ओर का शब्द हटाने के लिए हम लोग जो है शिफ्ट प्लस डिलीट की का एक साथ यूज। क्लियर हो गई यहाँ पे, तो ये शॉर्टकट कीज भी आपको ध्यान में रखनी है। चलो अब एक बार मैं पहले आपको ये बता देती हूँ ये किस जगह थी। ये हमारी जो ये आप कीज के बारे में पढ़ चुके हैं, उस कीज ये कीज है कहाँ पे, कीबोर्ड पर अपन फिर से एक बार चलते हैं और सारी कीज को एक बार छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। तो देखिएगा ये रहा हमारा कीबोर्ड, ठीक है। इस कीबोर्ड में ये एस्केप, प्रोग्राम से बाहर आने के लिए फंक्शंस की जिनकी फंक्शनलिटी अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग होती है। इंसर्ट की से क्या होगा, वो इंसर्ट की का हम नेक्स्ट कल की क्लास में पढ़ेंगे। डिलीट की का मैंने बता दिया कि एक अक्षर बाई ओर से मिटाने के लिए या एक अक्षर बाई ओर का पूरा शब्द ही हटाने के लिए डिलीट की का यूज किया जाता है। बैक स्पेस की का क्या यूज है, एक अक्षर दाई ओर का, कर्सर जहाँ है वहां से एक अक्षर दाई ओर का हटाने के लिए, और इसको शिफ्ट प्लस बैक स्पेस एक साथ दबाने पर कर्सर एक पूरा शब्द ही दाई ओर से हट जाता है, ठीक है। बाकी देखिए ये जो है नंबर कीज, इनसे नंबर का यूज किया जाता है, और शिफ्ट के साथ में जब इन नंबर को प्रेस करते हैं तो इनके ऊपर जो ये साइन लगे हुए हैं, जैसे @ साइन है, हैश साइन है, परसेंटेज साइन है, अगर साइन का यूज करना है तो फिर इन की को हम किसके साथ में यूज करेंगे, शिफ्ट के साथ में प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर नंबर टाइप ना होकर ये साइन टाइप होंगे, ठीक है। ये रही टेब की, ठीक है। ये टेब की का आपको पता चल गया एक सेल से आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। फिर ये सारे अल्फाबेट कीज है जिनका अल्फाबेट टाइप करने के लिए हम यूज करते हैं। कैप्स लॉक अगर ऑन है तो सारे अल्फाबेट कैपिटल में आएंगे, कैप्स लॉक अगर ऑफ है तो सारे अल्फाबेट स्मॉल में आएंगे। शिफ्ट के साथ किसी भी अल्फाबेट को टाइप करने पर अगर कैप्स लॉक ऑन है तो शिफ्ट के साथ कोई भी अल्फाबेट टाइप करोगे तो वो स्मॉल में टाइप होगा, और अगर कैप्स लॉक बंद है तब शिफ्ट के साथ किसी भी अल्फाबेट को टाइप करोगे तो वो कैपिटल में टाइप होगा, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, आगे देखिएगा कि इसके अलावा होती है कंट्रोल की। तो कंट्रोल की ये एक प्रकार की कॉम्बिनेशन की है। अभी मैंने आपको बताया था जब हमने पढ़ा था कि कंट्रोल के साथ में अप एरो की को प्रेस करते हो, तो भाई कंट्रोल के साथ में हमने एक और की को प्रेस किया है, तो मतलब दूसरी की के साथ में मिलकर ये काम करती है। ये कीज होती है टोटल 3। कौन सी होती है भाई, ये जो कीज है ये होती है 3। तो 3 कौन कौन सी कॉम्बिनेशन कीज है, शिफ्ट की एक कॉम्बिनेशन की है, कंट्रोल एक कॉम्बिनेशन की है, और ऑल्ट की एक कॉम्बिनेशन की है। तो शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट, ये तीनों ही क्या है, एक प्रकार की कॉम्बिनेशंस की
ठीक है। इनको मॉडिफायर कीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडिफायर कीज भी कहते हैं। इन्हीं को एडजस्टमेंट कीज भी कहते हैं। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ ले, एडजस्टमेंट कीज कौन सी होती है, कॉम्बिनेशन कीज कौन सी होती है, मॉडिफायर कीज कौन सी होती है, तो तीनों के लिए एक ही आंसर आपको देना है, वो है शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट। ठीक है। और टॉगल कीज की हमारी बात हो गई थी, जो कि वो न्यूमेरिक कीपैड पे है। चलिए अब देखो, ये जो कंट्रोल की होती है, शिफ्ट की होती है, ऑल्ट की होती है, ये कीबोर्ड पर दो दो होती है। देखो शिफ्ट की यहाँ पर भी दिख रही है, शिफ्ट की यहाँ पर भी है, कंट्रोल की यहाँ पर भी है, कंट्रोल की यहाँ पर भी है, और बात करें ऑल्ट की यहाँ पे भी है और ऑल्ट की यहाँ पे भी। चलिए अब देखो कि कंप्यूटर की एक सॉरी कीबोर्ड की एकमात्र की जिस पर उसका नाम नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ इस पे, तो कीबोर्ड की एकमात्र की जिस पे स्वयं का नाम नहीं लिखा होता है, स्पेस बार। कौन सी की है भई ये? स्पेस बार। ठीक है। स्पेस बार की, जो कि कीबोर्ड पर सबसे लंबी की होती है और इस पे खुद का ही नाम नहीं लिखा हुआ है, ये इसकी स्पेशलिटी है, ये ध्यान रखना। ठीक है। और ये क्या काम आती है? स्पेस देने के काम आती है भाई। ठीक है। चलिए यहाँ पर देखो, ये जो विंडो साइन वाली है, ये है विंडो लोगो की। ये कौन सी की है भाई? विंडो लोगो की। अब ये विंडो लोगो की का उपयोग क्या होता है? विंडो लोगो की का क्या यूज है? जब हम पढ़ेंगे MS ऑफिस सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, जहां हम MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट पढ़ेंगे, तो जब आपको MS वर्ड, कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको रन कमांड देकर ओपन करना है, देन उस समय हम जिस शॉर्टकट की का यूज करेंगे, तो वहां होगी विंडो लोगो की। ठीक है। तो कैसे करेंगे वो बात की बात है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि कीबोर्ड पर ऑल्ट की के जिस पास में विंडो लोगो की। ठीक है। चलिए, और ये रही एंटर की। एंटर की जिसको मैंने बताया कि इसको ओके बटन भी कहा जाता है। क्लियर है आगे? और ये सब साइन है, इनको तो जो है शिफ्ट के साथ में प्रेस करके किया जाता है। चलिए कि यहाँ पर जो है कीबोर्ड की लगभग लगभग चीज़ हमने कंप्लीट कर ली है। बाकी का बचा जो भी है कीबोर्ड से रिलेटेड, और बाकी की बची जो भी जितनी भी इनपुट डिवाइस है, उन सबको पढ़ेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। तो तब तक के लिए आप इसको रिविजन ज़रूर करते रहिए। हो गया ना? हाँ जी बिल्कुल। तो आप जो है इसको रिवाइज कीजिएगा इस क्लास को अच्छे से। और सही कह रही हूँ कि इनपुट डिवाइस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो बनते हैं कीबोर्ड की कीज़ को लेके, उनकी यूज को लेके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी तरह से बस पढ़ते रहिए और बने रहिए वेदांत क्लासेस के साथ में। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।